आज मेरे सामने मेहमान के तौर पर यूआर बेनीवाल साहब आए हुए हैं और यूआर बेनीवाल साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि इन्होंने मेरी 4 बेटियों की नौकरी लगा दी। आप कहेंगे कैसे लगाई, तो मैं आपको बता दूं कि जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत यूआर बेनीवाल ने की थी। उस वक्त ये जूनियर अकाउंटेंट थे राजस्थान सरकार के अंदर और उन्होंने अपनी नौकरी का मोह छोड़कर और एक आरक्षण आंदोलन चलाया, जिसका लाभ मुझे मेरी बेटियों को मिला और वो सरकारी सेवा में आ गई। पूरा समाज इससे लाभान्वित हुआ है और ये बहुत ही विद्वान और संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज ये मेरे घर पर मेहमान के तौर पर आए हैं, तो इनसे अपन और बात करते हैं। पिछले दिनों से ये आप बेनीवाल साहब उसमें लगे हुए थे ना, ये कौन सा आंदोलन आप ये पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षण के मामले को लेकर के, और आप आयोग भी गए थे, तो पंचायत चुनाव में क्या है मतलब? ये पंचायत चुनाव के बारे में अभी राजस्थान में एक ज्वलंत प्रश्न है। तो इससे पहले ये बता दूं, जो आरक्षण की बात कही थी फिरोजा जी ने अभी कही है कि भाई जाट आरक्षण आंदोलन, तो आज अपने लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि जाट समाज को राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण मिलने से कितना फायदा हुआ है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बात से कि आज की तारीख में अपने देश में सबसे बड़ी पोस्ट लोकतांत्रिक सिस्टम में प्रधानमंत्री जी की होती है। तो प्रधानमंत्री जी के गृह जिले में, पीएम के गृह जिले में जो डीएम है वो ओबीसी से है और बाड़मेर के रहने वाले हैं। तो ये अपने लिए कितनी बड़ी बात है कि ओबीसी के आरक्षण से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, और बाकी तो सैकड़ों हजारों लोगों को फायदा मिला है, ये तो समाज को फायदा हुआ ही है। अब अपन आते हैं पंचायत इलेक्शन के ऊपर। राजस्थान में जो पंचायत चुनाव है ये बहुत ही जटिल मामला होता जा रहा है और जटिल इतना ज्यादा होता जा रहा है कि अभी जो विश्व स्तर पे जो युद्ध चल रहा है ना, ईरान, अमेरिका, इजराइल वगैरह का, उससे भी ज्यादा ये जटिल मामला है ये पंचायती आरक्षण का। तो इसमें ये समस्या उत्पन्न हुई है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला दे दिया था कि भाई कोई भी राज्य सरकार ओबीसी का आरक्षण, पहली बात तो देवे नहीं देवे राज्य सरकार की मर्जी, और अगर राज्य सरकार ओबीसी का आरक्षण देना चाहती है तो वो आयोग बनावे और आयोग में एक सर्वे करे जिसका नाम दिया हुआ है ट्रिपल टेस्ट सर्वे। उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण दे सकते हैं। तो आयोग के अंदर तो आप जाकर आए थे ना पिछले दिनों, मैंने देखा आपकी पोस्टें देखी थी, आप आयोग के पास गए थे और वहां की वो दी थी आपने कुछ खबर। तो आयोग की स्थिति क्या है, मतलब क्या कर रहा है आयोग? हाँ, आयोग की स्थिति तो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और इतनी ज्यादा चिंताजनक है कि अगर कोई देख लेगा तो फिर लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा पंचायती राज के कि आयोग की कार्य प्रणाली। पहली बात तो राज्य सरकार, ये जो नई सरकार बनी है राजस्थान में, ये सरकार दिसंबर 23 में बन गई थी। उसके बाद में ये पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने शुरू हुए, परंतु सरकार ने समय रहते आयोग भी नहीं बनाया। आयोग बनाया 10 मई 2025 को जाके, तो आयोग बनाने में भी 1.5 वर्ष की देरी कर दी। उसके बाद में आयोग ने सर्वे के लिए पूरे राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि भाई जिला कलेक्टर है वो सर्वे करावे ओबीसी का, परंतु किसी भी जिला कलेक्टर ने, जो मेरी जानकारी है कि उस आयोग के कागज को रद्दी में डाल दिया और कोई सर्वे ही नहीं कराया। और आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य है
वो जरूर क्या है, सारे जिलों में गए और उन्होंने कार्यक्रम भी रखे, जनता से वार्ता भी की। तो सबसे पहले उनका कार्यक्रम जोधपुर में ही हुआ था। और आप गए थे वहाँ जोधपुर के हाँ, अंदर? जोधपुर में मैं गया था और मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया और इस संबंध में चर्चा भी की। और उसके बाद में ये आयोग सारे जिलों में जा चुका है। जब मैं आयोग के वहाँ कार्यालय में गया तो वहाँ पे अध्यक्ष भी नहीं थे और जो सदस्य है 3-4 उनमें से भी कोई नहीं था। वहाँ अभी जयपुर गए थे अभी तब की मैं बात बता रहे हैं आप? हाँ, जयपुर हाँ, गया था। हाँ। ये पंचायती राज विभाग है जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने, हाँ। वहाँ पे इस आयोग का कार्यालय है। तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो वहाँ पे मैंने निवेदन किया उनसे, भाई अध्यक्ष महोदय से कब मिल सकते हैं? तो वहाँ पे सेक्रेटरी बैठे थे जो रिटायर्ड IAS थे। बोले कि 15 दिन हुए हैं, यहाँ कोई मेंबर या अध्यक्ष अभी तो कोई 15 दिन हुए उनको देखे हुए कोई आ नहीं रहा है। तो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है आयोग के अंदर। तो आयोग की रिपोर्ट के बिना सरकार निर्णय नहीं ले सकती। इस कारण से यह मामला आयोग और पंचायती राज विभाग और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये घूम रहा है। तो इन्होंने तो कोर्ट में तो 15 अप्रैल डेडलाइन दी थी कि सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराना है, फिर उसका क्या होगा? सरकार ने 15 अप्रैल का मामला ये था कि पहले किसी ने हाई कोर्ट गए थे कोई, तो उन्होंने कहा भाई पंचायत के चुनाव कराए जावे। तो राज्य सरकार ने लिख के दिया था कि हम 15 अप्रैल तक करवा देंगे। कोर्ट ने तो कोई निर्देश नहीं दिया था कि भाई कितने तारीख तक करवाना है। बस सरकार ने कहा, राज्य सरकार ने कहा कि 15 अप्रैल तक चुनाव करवा देंगे। तो कोर्ट ने तो वो निस्तारित कर दी कि चलो ठीक है भाई, राज्य सरकार 15 अप्रैल का कह रही तो करवा देगी। तो वो तो एक तरह से फैसला है ये। उसके बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट भी गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तो कह दिया भाई राज्य सरकार ने किया वो ठीक है। परंतु अब क्या है कि परसों की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और जगह गए कोई, उन्होंने कहा भाई राज्य सरकार तो चुनाव करवा ही नहीं रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के एडवोकेट से पूछा कि भाई आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी तो प्रक्रिया चल रही है, चुनाव में विभिन्न स्टेज होती है, प्रक्रिया चल रही है, तो उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। अब अगर आपको कुछ कहना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था कि चुनाव करवाना चाहिए 15 अप्रैल तक, वो बात भी खत्म हो गई। वो अभी आज के अखबार में स्टेटमेंट है पंचायती राज मंत्री का, पंचायती राज मंत्री सॉरी कानून मंत्री का। तो इस तरह स्पष्ट है कि अब ये राज्य सरकार पे निर्भर है कि वो चुनाव कब करवाती है। और हाईकोर्ट वाले के मामले को लेके हो सकता है कि जैसे अभी आज की न्यूज है राजस्थान पत्रिका की, उस हिसाब से तो कोर्ट जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे टाइम लेने के लिए सरकार। हाँ। तो इस हिसाब से लग रहा है कि भाई निकट भविष्य में लगभग 1 वर्ष तक पंचायती राज चुनाव होने की कोई संभावना दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। 1 वर्ष तो बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसा कैसे होगा? अब लंबा तो टाइम है, परंतु इनके पास तो कोई ना तो इच्छा शक्ति है, ना कोई कार्य योजना है, न इनके पास कोई प्लान है कि भाई ये ओबीसी का जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है। ये फिर अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा, फिर राजनीतिक दलों के बीच में हो जाएगा। अब ये जो सरकार है वर्तमान में, उसका ये कहना है कि भाई जो अभी विपक्षी पार्टी है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, वो अगर लिखित में देवे कि ओबीसी आरक्षण की जरूरत ही नहीं है तो हम विचार कर सकते हैं चुनाव का। तो विपक्षी पार्टी तो हमेशा मांग करती रहती है कि ओबीसी का आरक्षण पूरा होना चाहिए, तो वो ऐसी मांग क्यों करेंगे लिखित में?
वो सही तो है। प्रश्न ही नहीं उठता। अब वो नहीं करेगा तो ये ओबीसी के मामले को लेकर जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है, हाँ, आयोग की रिपोर्ट के बाद में सरकार निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक चुनाव की संभावना बिल्कुल ही कम है। इस कारण से 1 साल का समय लग सकता है। नहीं, आयोग की स्थिति क्या है? मतलब आपकी जो मैं पोस्ट पढ़ रहा हूँ फेसबुक के अंदर बार बार जो आ रही है कि भाई इसमें जाट समाज को बहुत नुकसान होने वाला है, ओबीसी की कैटेगरी से बाहर किया जाने वाला है, इस तरीके की जो आप बात लिख रहे हो उसका क्या आधार है, किस हाँ, तरीके से? वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भाई ये आयोग आखिर बनाया है तो क्या रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि पहले आरक्षण मिल ही रहा था। हाँ। 21% राजस्थान की चौड़ जाती है, 94 कम्युनिटी है, ओबीसी के अंदर उनको आरक्षण मिल ही रहा है। तो ये आयोग क्या रिपोर्ट देने जा रहा है? तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आयोग 2 बातों पे विचार कर रहा है। एक आयोग का मानस है कि भाई ओबीसी को 3 भागों में बांटा जाए, ए बी सी। कुछ जातियों को ए वर्ग में, कुछ जातियों को बी वर्ग में और कुछ जातियों को सी वर्ग में बांटा जाए। और फिर पंचायती राज में जो पंचायत ओबीसी में आएगी, उसके बाद में पहले ओबीसी की लॉटरी निकलेगी, उसके बाद में ए और बी सी की लॉटरी निकलेगी कि भाई ए में कौन सी पंचायत आएगी, बी में कौन सी आएगी, सी में आएगी। उसमें आयोग को एक दिक्कत आ रही है, वो आ रही है कि जातियों को बांटने के बाद में उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स है ही नहीं कि जैसे मान लो किसी ए वर्ग में कोई जाति को बांट दिया और वो पंचायत ए वर्ग में आ गई और उस ए वर्ग का उस ग्राम पंचायत में कोई व्यक्ति है भी या नहीं है, तो उनके पास कोई है ही नहीं, डेटा ही नहीं है। SC ST में तो पूरे आंकड़े हैं जनगणना विभाग द्वारा। तो उसके बाद में फिर आयोग ने दूसरा विचार किया है जो सबसे खतरनाक है और उस विचार पे बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है। वो है ये है कि कोई भी ग्राम पंचायत जो लॉटरी में ओबीसी में आएगी, उसको विशेष रूप से ध्यान से सुनने की जरूरत है कि कोई भी ग्राम पंचायत ओबीसी में आ गई, मान लो किसी पंचायत समिति में 10 पंचायतें आ गई लॉटरी में ओबीसी में, तो उसके बाद में ओबीसी में पंचायत आने के बाद में ये तय करेंगे कि भी उस ग्राम पंचायतों में जिस जाति के सरपंच, व्यक्ति नहीं, जिस जाति के सरपंच पहले रह चुके हैं ओबीसी से, उस जाति वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सिस्टम है यूनिवर्सिटी वाला। जैसे यूनिवर्सिटी में तो होता है व्यक्ति का कि जो भी स्टूडेंट एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है, जीत जाता है, वो चुनाव दोबारा नहीं लड़ सकता। इसमें उन्होंने ये किया कि उस जाति का कोई भी व्यक्ति फॉर्म ही नहीं भर सकता। जब उस जाति का कोई व्यक्ति फॉर्म ही नहीं भर सकता, तब उसका सबसे बड़ा जात नुकसान है वो बड़ी कम्युनिटी को होगा। सही है। विशेषकर जैसे पश्चिमी राजस्थान में, तो जैसे जिस गांव में जाट समाज की संख्या ज्यादा है और आज से पहले जाट समाज की वो पोस्ट आई है, रही है, तो जाट ही बनेंगे, तो वो बाहर हो गए। अब पीछे जो भी जाति रही है ओबीसी की, उनकी संख्या थोड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, कोई बात नहीं, उनमें से ही कोई फॉर्म भर सकता है। तो इस कारण से ये अपने जाट समाज को विशेष रूप से बहुत ज्यादा नुकसान इसमें होने की संभावना है। तो ये इनका एजेंडा इस मामले में मतलब जाटों को तो चुनाव से एक तरह से बाहर ही कर दिया, बाहर ही हो जाएगा, वो देखते रहेंगे, केवल देखने के लिए। जैसे होली के बाद में गैर होती है नहीं, तो गैर आती है, गांव वाले देखते रहते हैं, नाचने वाले नाचते हैं, गांव देखता है। तो चुनाव फिर वो देखने वाला हो जाएगा कि ओबीसी की, और ओबीसी की वो 21% पंचायतों से जाट समाज वंचित हो जाएगा। 21% का मतलब है कि किसी जिले में अगर 500 पंचायत है, तो 100 पंचायतों में तो वहां पे कोई
अपने को खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ फॉर्म भरने की कोई आपका फॉर्म भी नहीं लेगा क्योंकि एलिजिबल ही नहीं हो, हाँ। योग्य नहीं हो, हाँ। ये स्थिति हो जाएगी बस। तो लंबे समय से आप इस काम में लगे हुए हैं और जन जागृति भी कर रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि इस बात को अभी तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब आप जो बात कह रहे हैं, वो जो ये प्रधान और जिला प्रमुख और सरपंच लोग बनने वाले लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा हुआ है या अभी वो अनभिज्ञ है? उनके पास में क्या है कि उनको एग्जैक्ट अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। जैसा कि मेरा अनुभव हुआ है कि मैंने सरपंचों से, सैकड़ों सरपंचों से, कई प्रधानों से, कई एमएलए से, कई मंत्रियों से, कई संसद सदस्यों से, सांसदों से भी बात की। अच्छा। तो पहली बात तो कोई भी वो उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अच्छा। वो बात हाँ हूं करके सुन लेते हैं, हाँ। गंभीरता से नहीं ले रहे। हाँ। कुछ लोग जो बात को समझ रहे हैं, वो उनका इंटरेस्ट नहीं है कि भाई पंचायती राज में अपने को कुछ करना चाहिए। वो उनका इंटरेस्ट है कि भाई अपना फायदा होना चाहिए। हाँ। ये बात मैंने देखी बहुत जो खतरनाक है हाँ। समाज के लिए, राजस्थान के लिए, कि इस तरह का एटीट्यूड जनप्रतिनिधियों का है। केवल अपने पे कोई नुकसान हो जाए नहीं तो क्या वो होते हैं, बाकी वो देख रहे हैं पंचायती राज में जो भी है अपन को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। ये तरह का उनकी साइकोलॉजी में रीड कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये जो जनप्रतिनिधि है वो भी कोई रुचि है, एमएलए और एमपी स्तर के लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। परंतु जब वो ये हमारे जैसे लोग उनके पास पहुंच जाते हैं नहीं, तब वो ये जरूर महसूस करते हैं कि अब हमारे सामने संकट तो आ गया है। क्योंकि जब ये दूसरी बात है कि भाई आयोग की बात है वो अभी साइलेंट है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के बाद में राज्य सरकार उसमें आदेश जारी करेगी, तब जाके बाजार में बात आएगी, गांव में बात आएगी। तो अभी बात भी साइलेंट है। परंतु अपने ये कहना है कि भाई स्काई लैब वहां से तो फ्री हो चुका है, गिरेगा तो अपने ऊपर ही गिरना है। अब बचाव कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके बाद इस कारण से भी उनको ज्यादा बात नहीं बैठ पा रही है। पर डिले होने से क्या है, उनको ये जरूर है कि कोई न कोई इसके मामले में पेच है, इस कारण से डिले हो रहा है। और अब तो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी ज्यादा स्पष्ट हो रहा है कि भाई ओबीसी आरक्षण का मामला है। तो ओबीसी आयोग जो बना है, इसके अंदर कितने, सभी से कितने, इसमें जाट कितने है? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि ओबीसी के लिए आयोग बना। तो अपन तो वैसे ये है कि भाई ओबीसी की सभी जातियां एक ही है, छोटी हो मोटी हो कोई बात नहीं, अपन सबको साथ लेके चलते हैं। और जाट समाज सबसे बड़ी कम्युनिटी है ओबीसी के अंदर, तो अपनी जिम्मेवारी है कि अपन भी सबको साथ लेके चले, उनके हितों की रक्षा करें, उसके बाद में अपने हित। परंतु उसमें सरकार ने जानबूझ के और जिन जातियों की संख्या ओबीसी में नगण्य है उनको ओबीसी के नाम पे वहां पे सदस्य बना दिया और कह दिया ये ओबीसी के लोग हैं। तो अगर आयोग बनाना था तो आयोग की जो बहुसंख्यक जातियां हैं जो ओबीसी में, उनका तो प्रतिनिधि तो जीरो है ही नहीं। और बिल्कुल कम संख्या वाली जातियां और विशेषकर जाट समाज के खिलाफ में जो कुछ लोग वातावरण बना रहे हैं मूल ओबीसी के नाम पे, उस काम में लगे हुए लोगों को विशेषकर वहां पे नियुक्त किया गया है, उनको दिए है। और ये क्या है, जहाँ पे ये राजस्थान में जब ओबीसी आयोग ने भ्रमण शुरू किया तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उन सभी जातियों को जो जाट समाज के खिलाफ में ज्ञापन दे रहे हैं उनको विशेष प्रोत्साहित किया, सूचना भेज के कि आपको आना है, आपको ज्ञापन देना है, ये बात कहनी है, ये लिखना है, वो लिखना है। और जहाँ मीटिंग में वो बोलते थे अगर कोई बात तो उनकी पूरी सुनते थे, और जब हम लोग कहीं भी बोलते थे तो हमारी बात ही नहीं सुनते, ठीक है हो गया कोई बात नहीं, हो गया। तो ये आयोग बिल्कुल ही दुर्भावना से ग्रसित आयोग है और जाट विरोधी मानसिकता का आयोग है। और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि
पहली बात तो इस आयोग को तुरंत प्रभाव से भंग किया जाना चाहिए और ओबीसी की जातियां हैं जिनकी बड़ी संख्या है उनको इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये अपनी मांग हाँ, है जिससे अपने को न्याय मिल सके। सही है। तो यदि आयोग ये रिपोर्ट दे देता है तो फिर इस रिपोर्ट को रोकने का भी कोई तरीका है क्या कि भाई ये गलत दे दी रिपोर्ट, ये मतलब जन भावनाओं के विपरीत है? ये तो बात तो जन भावनाओं के विपरीत हो गई, बहुत से लोगों के खिलाफ जा रही है बात। हाँ। तो कोई मंच है क्या कि जिस मंच पर इस बात को उठाया जा सके? नहीं, ये रिपोर्ट देने के बाद में जरूरी नहीं है कि सरकार उसको एज इट इज लागू करे। अच्छा। तो उसके बाद में सरकार कौन से बिंदुओं के आयोग से सहमत होती है, कौन से नहीं होती है, उसे लागू करती है। तो इसके बारे में मैं जब अभी जयपुर इसी कारण से गया था कि भाई आयोग रिपोर्ट दे देता है और सरकार अगर अपने खिलाफ में निर्णय ले लेती है जिसकी पूरी संभावना है तो अपने को क्या करना है। तो इस संबंध में सभी एमएलए, एमपी, भूतपूर्व एमपी, जिला प्रमुख, भूतपूर्व जिला प्रमुख, प्रधान और सभी लोगों से बात हुई है। तो उन सब का ये मानस है कि भूतपूर्व जो सरकारी अधिकारी है रिटायर्ड समाज के ओबीसी वर्ग से, उनसे बात हुई है कि भाई ये जैसे ये सरकार निर्णय लेगी, आदेश जारी करेगी, तो पहले तो अपन लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक विरोध सरकार के बिल के ज्ञापन देंगे और पूरे सभी जिलों में तहसील स्तर पे और जयपुर स्तर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद में ज्यादा सरकार पे भी विश्वास नहीं है तो ज्यादा दिन ठहरेंगे भी नहीं। उसके बाद में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। मतलब न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है? हाँ, न्यायपालिका तो क्यों नहीं कर सकती। न्यायपालिका तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व उचित तरीके से देने के लिए आप कार्रवाई करें, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलो। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि भाई किसी जाति को बाहर कर दो, किसी को अंदर कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये परंतु ये आयोग है और ये राज्य सरकार की जो मंशा है कि ओबीसी वर्ग की एकता को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हैं। परंतु वो तो कोर्ट को बताएंगे। दूसरी बात इन्होंने सर्वे किया ही नहीं, सर्वे हुआ ही नहीं। जयपुर में बैठे बैठे कागज तैयार कर रहे हैं, धरातल पे कोई आए ही नहीं। तो वो सारी बात रखेंगे भाई आपने सर्वे किया, सर्वे का क्या रिजल्ट रहा, किन से पूछा। आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोग जो सुन रहे हैं आज से पूछना चाहता हूं कि ओबीसी का जो आयोग का सर्वे का फॉर्म है उसका ये है कि वो फॉर्म प्रत्येक ओबीसी परिवार तक पहुंचना जरूरी है। तो आपके पास कोई आया क्या? ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। ये आपके पास में अगर कोई आया है तो मेरे पास नहीं है या कोई तो तो ये तो अपने को पता लग जाएगा कि भी ये सर्वे जमीन पे कहीं नहीं हुआ है। ये वहां पे कार्यालय में बैठ के झूठी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो यही आधार बन सकता है इस रिपोर्ट पर? सारे आधार है, सारे आधार पूरे हैं। पूरा टेक्निकली इस संबंध में जो वकील है जोधपुर से है, दूसरी जगह से है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से है, सबसे राय ले चुके हैं अपन और पूरी तैयारी है। बस अब इंतजार है कि सरकार कोई न कोई आदेश जारी करे तब बात आगे बढ़ती है। बिना आदेश के तो अब संभावनाओं के आधार पे तो कोर्ट नहीं जा सकते। भाई ये संभावित ये होगा ये तो नहीं कर सकते। अब मैं फिर पंचायत चुनाव की बात करना चाहूंगा कि एक बात ये भी आ रही है कि भाई आयोग की रिपोर्ट तो आती रहेगी और पुराने पैटर्न पर चुनाव करवा दिए जाए, जैसा कि इस कानून मंत्री ने कहा है कि भाई 15 अप्रैल के आसपास हम चुनाव करवा सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है क्या? इसकी भी संभावना है? इसकी संभावना तो हो सकती है, परंतु जो कानून मंत्री ने जो बात कही है कल वो ये कही है कि भाई 2022 में सुरेश महाजन का फैसला हो चुका, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश का फैसला हो चुका। तो उसमें ये है कि अगर आयोग रिपोर्ट देने में फेल होता है तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए जाए। और अब दूसरी बात है कि बिना पुराने पैटर्न पे तो ओबीसी आरक्षण लागू होगा तभी होंगे। तो
वो होने पे तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 में कह दिया था कि अब आज के बाद में कोई भी चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट सर्वे के नहीं होगा। हाँ। तो उसकी संभावना तो जीरो हो गई। हाँ। तो उसकी संभावना जीरो होगी तो फिर आयोग की रिपोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता। दूसरी बात है कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए तो चुनाव हो सकते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के मामले में दिया है। तो उसके लिए तो न तो ओबीसी के संगठन तैयार है कि अपन जो आरक्षण अधिकार है इसको वंचित क्यों रहे, न कोई राजनीतिक दल है जो राजस्थान में जो इनका समर्थन कर दे कि हम तैयार हैं, तो ओबीसी का आरक्षण की आवश्यकता नहीं। वो तो मांग कर रहे हैं ओबीसी का आरक्षण और बढ़ना चाहिए। तो ये स्थिति है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये चुनाव होंगे भी या नहीं। तो मेरा जो अनुभव है नहीं, हाँ, तो उसमें तो क्या है कि ये कम से कम 1 साल लगेगा। ये तो केवल आपका अनुमान है, बाकी सब तो इंतजार ही कर रहे हैं कि बाकी तो पहले ही कर रहे थे। हाँ। मैं तो पिछले 1.5-2 साल से ये बात कह रहा हूँ। हाँ। उस समय सबसे पहले राजस्थान में मैंने ही कहा था, और भी किसी ने कहा होगा, ऐसी बात नहीं है, कहा होगा, परंतु सब कह रहे थे। हाँ। वो हर बार महीना बदलते रहते हैं, साल बदलते रहते हैं। मैं अभी दिसंबर में हो जाएंगे, दिसंबर आता है तो बोलते हैं जनवरी में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे। और मैं पहले दिन से था कि भाई इसके ओबीसी के बिना हो ही नहीं सकते। उस समय तो मैं यूं कह रहा था कि इन्होंने तो ओबीसी आयोग ही नहीं बनाया। ये जब हमने मीडिया के माध्यम से ज्यादा बात रखी नहीं कि भाई ओबीसी तो आयोग बना ही नहीं, आप चुनाव क्या करवाओगे। तो उस समय अधिकारी थे पंचायती राज में, उन्होंने उनके बात ध्यान में आई। उन्होंने ये नोट शीट लिखी कि भाई चुनाव ड्यू हो गए हैं, परंतु ओबीसी आयोग, राजनीतिक प्रतिनिधि तो ओबीसी आयोग के बिना चुनाव नहीं हो सकते। तब सरकार ने कहा कि महाधिवक्ता की राय ले। फाइल महाधिवक्ता के पास गई। महाधिवक्ता ने तो कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। महाधिवक्ता ये तो कह नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो सब कुछ है। महाधिवक्ता ने कहा वो सरकार ठीक है, ये अधिकारी जो लिखा है बिल्कुल सही है, चुनाव अगर करवाना है तब तो ओबीसी आयोग बनाना पड़ेगा, ट्रिपल टेस्ट सर्वे करवाना पड़ेगा, तब जाके इन्होंने आयोग बनाया। अच्छा, ये स्थिति है। चलो, अच्छी वार्ता रही। बहुत बहुत धन्यवाद।